Hello everyone, I am Dr. Sheetal Pandey, fertility and IVF consultant at Veda Fertility Urology Care, Mira Road. So today we will talk about investigations in infertility. तो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में किन जांचों की ज़रूरत होती है? जनरली पहले तो ये जांचें कब की जाती हैं? अगर कोई कपल है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अराउंड अ ईयर हो जाए, अंदाज़न 1 साल में यदि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। इन इन्वेस्टिगेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फीमेल पार्टनर के लिए और मेल पार्टनर के लिए। फीमेल पार्टनर के लिए जो जांचें की जाती हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली उन्हें बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल एडवाइस किया जाता है। हार्मोनल प्रोफाइल पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे करने को कहा जाता है, जिसमें FSH एंड LH ये 2 हार्मोन होते हैं जिनका काम प्राइमरीली एग फॉर्मेशन करना और टाइम पे उनको रिलीज करना होता है। उसके अलावा सपोर्टिव हार्मोन्स लाइक थायराइड एंड प्रोलैक्टिन एडवाइस किया जाता है, जिनका अगेन एग क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH नाम का हार्मोन एडवाइस किया जाता है। AMH का काम है हमें ये आइडिया देना कि फीमेल पार्टनर के शरीर में अंडे का रिजर्व एग की मात्रा कितनी है, क्योंकि AMH वैल्यू का कम या ज़्यादा पाया जाना भी फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। सो नॉर्मल AMH वैल्यू जो होती है वो 2 to 3.5 के बीच में क्लिनिकली हम कंसीडर करते हैं। यदि वैल्यू लेस देन 2 है तो हम ये मानने लगते हैं कि अंडे के नंबर कम होना शुरू हो गए हैं। लेस देन 1.5 को हम लो एग नंबर लेबल कर देते हैं। 3.5 एंड अबव अगर AMH वैल्यू होती है तो उसे हाई एग नंबर लेबल किया जाता है, और अगर यही वैल्यू 4 एंड अबव हो जाती है तो ये कई हद तक डायग्नोस्टिक हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की डिसीज़ के लिए। सो दैट इज़ वाई AMH इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिक 5 ब्लड टेस्ट किए जाते हैं सभी पेशेंट में। सेकेंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज सोनोग्राफी। रूटीन सोनोग्राफीज नहीं की जाती हैं। प्रैक्टिकली फर्टिलिटी चेक के लिए इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में फीमेल पार्टनर में ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी एडवाइज्ड होती है। ये एक तरह की इंटरनल सोनोग्राफी है जिसमें डिटेल में गर्भ को देखा जाता है, गर्भ के अंदर की कैविटी और दोनों तरफ की ओवरीज को चेक किया जाता है। गर्भ में ये देखा जाता है कि गर्भ में किसी किस्म की स्वेलिंग, किसी किस्म की गांठ तो नहीं है, गर्भ की कैविटी में कहीं कोई अगेन गांठ जिसे हम पॉलिप कहते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है, या कैविटी में किसी किस्म की अबनॉर्मलिटी, लाइनिंग ठीक से नहीं बन रही है, या किसी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से चिपकन है, ये चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। और अंडेदानी में बीज के नंबर तो ठीक है ना, इसका अंदाज लिया जाता है, किसी किस्म की गांठ तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस नाम की कुछ बीमारियां अंडेदानी में गांठ हमें दिखाती हैं सोनोग्राफी में। इसके अलावा अंडेदानी किस तरीके से लोकेटेड है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली ओवरीज गर्भ के दोनों तरफ लोकेटेड होती हैं। यदि किसी किस्म के इन्फेक्शन या डिसीज़ की वजह से ओवरीज का नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है या वो आगे पीछे चिपक गई हैं, तो कई बार अंडेदानी से निकलने वाले अंडे नली से होकर गर्भ में नहीं पहुंच पाते, जिसे हम मेडिकल भाषा में ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन का डिस्टर्ब होना कहते हैं। तो सोनोग्राफी में हम इन बेसिक चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा तीसरा और ज़रूरी टेस्ट होता है हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी, HSG इसे शॉर्टली लेबल करते हैं। हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी में एक किस्म का प्रोसीजर होता है जिसमें गर्भ के रास्ते डाई इंसेमिनेट करके एक्सरे के माध्यम से, या एक्सरे ही जैसी एक और मशीन होती है फ्लोरोस्कोप के माध्यम से, ये देखा जाता है कि वो डाई गर्भ में बाकायदा जा रही है, नलियों में जा रही है और नलियों से पेट में फॉल हो रही है एब्डोमिनल कैविटी में, जिससे ये प्रूव होता है कि दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं। फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं बच्चेदानी और अंडेदानी के बीच का कनेक्शन होती हैं, जो बच्चेदानी के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। अंडेदानी में से जब अंडा फूटता है तो वो फेलोपियन ट्यूब के मार्ग से होकर के गर्भ में आता है। तो यदि इस फेलोपियन ट्यूब में किसी किस्म का ब्लॉकेज होगा तो कितना ही बेहतर क्वालिटी का एग हो, कितना ही बेहतर क्वालिटी का गर्भ हो, अंडादानी में से अंडा फूटने के बाद गर्भ में नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से फर्टिलिटी प्रॉब्लम आएगी। तो HSG की जांच में हम इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कि दोनों तरफ की नलियां खुली हैं। HSG की जांच के बारे में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट्स ये मानते हैं और समझते हैं कि HSG जांच हमेशा ही पेनफुल होती है। उनके किसी कलीग या फैमिली में से लोग बताते हैं कि हाँ, उन्होंने जब जांच कराई थी तो उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी पेनफुल रहा, ब्लीडिंग रही वगैरह। तो आपके नॉलेज के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि पेनलेस HSG इज़ वेरी मच अवेलेबल, वेरी मच ईजिली अवेलेबल, जिसमें बिग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग न करते हुए सॉफ्ट स्मॉल प्लास्टिक सॉफ्ट कैथेटर्स का उपयोग किया जाता है, जो डिस्पोजेबल होते हैं, वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हार्डली किसी किस्म का पेन होता है।
और प्रोसीजर के बाद पेशेंट को किसी किस्म के पेन किलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं होती है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट इमीडिएटली अपना जॉब या घर का काम रिज्यूम कर सकते हैं। At my center, since past 5 years, I am regularly doing this painless HSG procedure and patients are very very happy with it. तो इस चीज़ का आप भी लाभ उठाएं। इफ़ आप स्कैर्ड हैं पेनफुल HSG को लेके तो अपने क्लिनिशियन से बताएं, वो पेनलेस HSG में आपकी मदद ज़रूर करेंगे और ये टेस्ट आप आगे जाके करवाएं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये थे 3 बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, HSG, ट्यूबल टेस्ट एंड सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो फीमेल पार्टनर में किए जाते हैं। अब मेल पार्टनर में सबसे ज़्यादा प्राइमरीली इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। स्पर्म एनालिसिस एडवाइस किया जाता है जब भी कपल का सेक्सुअल एब्सटेनेंस हो 2 to 5 डेज के बीच का, नॉट लेस देन 2 days, नॉट मोर देन 5 days। क्योंकि यदि आप लेस देन 2 days के गैप पर स्पर्म चेक कराएंगे तो स्पर्म काउंट हमें फॉल्सली लो मिलेगा, या मोर देन 5 days के गैप पे कराएंगे तो स्पर्म काउंट तो ठीक मिल जाएगा पर मोटिलिटी, डेड स्पर्म्स हमें ज़्यादा मिलने की चांसेस रहते हैं। तो यदि आप 2 to 5 days के बीच में कराते हैं तो हमें प्रिसाइज रिपोर्ट मिलती है, दैट इज़ द ऑप्टिमम ड्यूरेशन जितने गैप पे आपने स्पर्म एनालिसिस कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जो फीमेल और मेल पार्टनर में किए जाते हैं। यदि मेल पार्टनर में डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ रह रहा है तो, या रिकरेंटली हमें स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है एनालिसिस पे, तो इन पेशेंट्स में DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स नाम का जांच कराया जाता है जो हमें कौन सा ट्रीटमेंट आगे करना है के बारे में अंदाज़ देता है। इसके अलावा यदि हमें सीमन एनालिसिस में पेशेंट मेल पार्टनर में पस सेल्स मीन्स इन्फेक्शन के सेल्स दिख रहे हैं तो सीमन कल्चर एडवाइस किया जाता है। सीमन कल्चर में हमें किस किस्म का इन्फेक्शन है इसके बारे में आइडिया लग जाती है और अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर रिजल्ट। फीमेल पार्टनर के केस में भी कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे PCOS। यदि कोई लेडी को PCOS है, हमें पता है कि मोर देन 50% ऑफ इनफर्टिलिटी लॉट के जो केसेस होते हैं वो PCOS से आते हैं। PCOS के पेशेंट्स में हमें भूखे पेट का इंसुलिन एंड शुगर की मात्रा चाहिए होती है। यदि उन्हें फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल या हाई BP की हिस्ट्री है तो उनमें हमें भूखे पेट का लिपिड प्रोफाइल भी चाहिए होता है। तो जिन पेशेंट्स में ये हिस्ट्री पाई जाती है वो मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम का हिस्सा हो सकते हैं, इसीलिए उनमें फास्टिंग इंसुलिन, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज मीन्स कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल करना ज़रूरी होता है। यदि ये वैल्यूज़ हाई हैं तो उन्हें करेक्ट करने पर हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में और बेटर रिजल्ट पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज़ नाम के कुछ कंडीशंस होते हैं जिन पेशेंट्स में काफ़ी हाई थायराइड पाया जाता है और उनके थायराइड के एंटीबॉडी टेस्ट भी पॉजिटिव होते हैं। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज़ ग्रुप में पाए जाते हों। उनमें कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ ऐसे पाए जाते हैं या तो उनका ट्रीटमेंट बार बार फेल कर जाता है फर्टिलिटी का, यदि वो कंसीव कर जाएं तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज हाई होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिलेटेड जांचें भी करनी चाहिए। तो ये जांचें कौन सी होती हैं? कॉमनली इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंड एप्ला सिंड्रोम रिलेटेड टेस्ट करने होते हैं। एप्ला सिंड्रोम रिलेटेड टेस्ट के 3 सब यूनिट्स होते हैं जिसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी IgG IgM, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन IgG IgM एंड ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। ये 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट हैं जो करने चाहिए। तो यदि हम ये जांचें करते हैं जिन पेशेंट में हाई थायराइड वैल्यूज़ हैं और ऑटोइम्यूनिटी है ऑलरेडी प्रूवन, सो दैट इट विल हेल्प टू ट्रीट द पेशेंट। और यदि पेशेंट कंसीव हो जाता है तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज, डेवलपिंग हाई BP एंड लो बर्थ वेट्स की समस्या से हम पहले से ही तैयारी कर सकते हैं ताकि हम उससे बच सकें। अनदर स्पेशल या मिसलेनियस टेस्ट होता है द टेस्ट फॉर इम्यूनोथेरेपी और इम्यूनो रिजेक्शन रिलेटेड। कुछ पेशेंट्स में बार बार IVF ट्रीटमेंट फेल हो रहा होता है या कुछ पेशेंट्स में बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे होते हैं, मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, जिनमें ऑटो इम्यूनिटी रिलेटेड टेस्ट भी वो कर चुके होते हैं। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर संबंधित सारी जांचें कर चुके होते हैं और उन्हें उसका जवाब नहीं मिल रहा होता है। इन पेशेंट्स में दीज टेस्ट रिलेटेड टू अलो इम्यूनिटी किए जाते हैं। ये टेस्ट होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का लिम्फोसाइट क्रॉस मैच, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड नेचुरल किलर सेल्स ऑफ द फीमेल पार्टनर। इन टेस्ट को करने से हमें ये अंदाज़ लगता है कि हस्बैंड के स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो प्रेगनेंसी बन रही है जिसमें थोड़े से जेनेटिक्स हस्बैंड की ओर से भी आ रहे हैं वो बॉडी की तरफ से रिजेक्ट हो रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्यून रिजेक्शन। तो यदि ये टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते हैं
तो उन पेशेंटों में इम्यूनोथेरेपी नाम का टेस्ट ट्रीटमेंट करना होता है, जिसके बाद यदि वो ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो चांसेस ऑफ रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स एंड चांसेस ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज कम हो जाता है। तो ये थे बेसिक टेस्ट जो हम इनफर्टिलिटी सीकिंग पेशेंट्स में करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशंस इन इनफर्टिलिटी। यदि आपको इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें मेल करें। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स अ लॉट एंड बाय।